हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं। और हम लोगों ने जो इंडियन पॉलिटी का जो ये सेशन शुरू किया था, इसका आज अगला पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने जो आपका पहला जो यूनिट दिया गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एम लक्ष्मीकांत में जो चैप्टर दिया गया है, उसका जो है कुछ पार्ट को देखा था। कुछ जो सिग्निफिकेंट प्रोविजन है किसी किसी एक्ट का, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग चार्टर एक्ट 1793 से लेकर के आगे कुछ जो है एक्ट्स को देखेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है, जिस तरह से क्वेश्चन बनता है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग इस सेशन को कर रहे हैं और एमसीक्यू के माध्यम से ही पूरे बुक को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1793 के अनुसार नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और उनके कर्मचारियों का वेतन कहाँ से दिया जाना था? तो ये जो प्रोविजन है किस एक्ट में दिया गया था? 1793 में। लेकिन कहाँ से ये देने का प्रावधान था? अगर आप लोगों ने चार्टर एक्ट को पढ़ा होगा, 1793 के चार्टर एक्ट को, तो ये क्वेश्चन आसानी से आप लोग ने गेस कर लिया होगा। तो इसमें ये प्रावधान था कि इस एक्ट के द्वारा जो भारतीय राजस्व था, भारतीय राजस्व जो है, ये कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और उनके जो कर्मचारी था, उनको ये वेतन देने का प्रावधान किया गया था। तो कहाँ से किया गया था? भारतीय राजस्व से, यानी कि इंडियन रेवेन्यू से ये देने का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किन क्षेत्रों में बना रहा? तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा जो कंपनी को जो पहले जो व्यापार के एकाधिकार प्राप्त था, उसको खत्म किया गया। अभी तक कंपनी को ये सोल अधिकार था कि वो ईस्ट की तरफ अपना व्यापार करे। लेकिन 1813 के इस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी पर ये जो जो विशेष अधिकार दिया गया था, उसे उसको कहीं ना कहीं वापस ले लिया गया। और यहाँ पर जो है आकर के कंपनी का मोनोपोली खत्म हुआ। हालांकि कंपनी का जो एकाधिकार था किसके साथ? चाय के लिए, और चाय के और चीन के साथ जो व्यापार था, उसका एकाधिकार अभी भी हालांकि बना रहा। लेकिन जो बाकी चीजों का जो व्यापार था, उसमें कंपनी का एकाधिकार नहीं रहा। बाकी भी यूरोपीय कंपनी या जो ब्रिटिश के कंपनी थे, वहां से यहाँ आकर के व्यापार कर सकते थे। तो इसमें आपको याद रखना है कि चाय और चीन के साथ व्यापार का मोनोपोली जो है बना रहा। लेकिन जो बाकी जो व्यापार था, उसमें इसका जो क्या एकाधिकार था, मोनोपोली था, उसको खत्म कर दिया गया। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 ने भारत में किसकी सर्वोच्चता को स्वीकार किया? तो अगर आप लोगों ने चार्टर एक्ट 1813 को पढ़ा होगा, तो इसका कुछ कुछ जो सिग्निफिकेंट प्रोविजन है, उसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा। एक जो काफी महत्वपूर्ण प्रोविजन है कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार 1 लाख रुपया जो है शिक्षा के लिए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। हालांकि इसमें क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा, भैया पता होगा। तो चार्टर एक्ट 1813 ने भारत में किसकी सर्वोच्चता को स्वीकार किया था? तो वो किया था किसको? ब्रिटिश क्राउन की। ब्रिटिश क्राउन की जो है सर्वोच्चता, यानी कि जो इसने असर्ट किया कि ब्रिटिश क्राउन का ही सॉवरेनिटी जो है कहाँ पर? जो ब्रिटिश इंडिया है वहां पर रहेगा। ठीक है, कंपनी एक नाम मात्र का क्या रहेगा? नाम मात्र का वो काम चलाएगा, यानी कि डे टू डे जो प्रशासनिक कार्य होगा उसको करेगा। लेकिन अगर सर्वोच्चता की बात करें तो वो ब्रिटिश क्राउन के पास रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। हालांकि ये चीज आपको जो एक्ट है उसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार किसे भारत आने की अनुमति दी गई? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा मिशनरी, जो ईसाई मिशनरी थी, उनको भारत में आकर के ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने का जो है अधिकार दिया गया, यानी कि उसको
ये छूट दी गई कि आप इंडिया में आइए, ब्रिटिश इंडिया में आइए और यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। तो ईसाई मिशनरी को जो है आने का ये अधिकार इस एक्ट के द्वारा दिया गया। तो दो तीन इसमें जो पॉइंट है या जो प्रोविजंस है इस एक्ट का, वो काफी महत्वपूर्ण है। एक तो 1 लाख रुपया जो है सबसे पहली बार शिक्षा पर खर्च करने के लिए पहली बार इसमें जो है दिया गया था। दूसरा, ईसाई मिशनरी को जो है भारत में आकर के ईसाई धर्म के प्रचार करने का। और ये एक तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि कंपनी का जो व्यापार पे मोनोपोली था उसको खत्म किया गया। तो ये 3 प्रोविजन को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईसाई मिशनरी। अगला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के तहत किस प्रकार की शिक्षा के प्रसार का प्रावधान किया गया था? तो आप लोगों को पता होगा कि 1813 के इस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में पश्चिमी शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रसारित करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा के विकास के लिए जो है इसमें प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार स्थानीय सरकार को क्या अधिकार दिया गया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोगों ने जब इस एक्ट को पढ़ा होगा तो आप लोगों के सामने एक ये प्रोविजन देखने को मिला होगा कि चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार जो स्थानीय सरकार था यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट था ना, लोकल गवर्नमेंट, उसको जो है कर लगाने का जो है अधिकार दिया गया था। क्या? कर लगाने का। इससे पहले लोकल गवर्नमेंट कर नहीं लगा सकता था। अब इसमें क्या था कि कर लगा भी सकता था, अगर कोई कर नहीं चुकाता तो उसको दंडित भी कर सकता था। इसमें ये प्रावधान किया गया था। तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या था कि वो कर लगा सकता था, इम्पोज कर सकता था टैक्स, और साथ ही अगर कोई टैक्स नहीं पे करे तो उसको दंडित भी कर सकता था, उन्हें पनिश भी करने का अधिकार इसमें दिया गया था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीटेटिव है। इससे पहले का जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था तो उसमें हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डील किया था। तो आप लोगों को याद होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो आप लोगों को याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो एक तरह से ये रिवीजन भी यहाँ पर आप लोगों का हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इस क्वेश्चन को डील भी किया है कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था यानी कि जो कॉमर्शियल ये आपका जो मोनोपोली था उसको क्या किया गया? खत्म किया गया। हालांकि चाय के व्यापार और चीन के साथ जो कंपनी का व्यापार था उस पर उनका मोनोपोली अभी भी बना रहा है, एकाधिकार अभी भी बना रहा है, लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट्स था उस पर इसका मोनोपोली जो है खत्म कर दिया गया था। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा जो है कंपनी का मोनोपोली जो है क्या किया गया? खत्म कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने तथा कर न देने पर दंडित करने का अधिकार किस अधिनियम में किया गया था? इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने अभी तुरंत देखा ही था कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसमें ये प्रावधान था और सबसे पहली बार इसी एक्ट में ये प्रावधान किया गया था। कंपनी को ये दिया गया था, माफ कीजिएगा, स्थानीय सरकार को ये अधिकार दिया गया कि वो कर भी लगा सकता है, टैक्स लगा सकता है और उसे वसूल करेगा। अगर कोई नहीं देगा, टैक्स पे करेगा तो उसको क्या करेगा? दंडित भी कर सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण। ये क्वेश्चन लगभग हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ने इस क्वेश्चन को पढ़ा भी होगा, पहले भी पढ़ा होगा। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, इस प्रोविजन को याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है।
तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो वो था चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे अब पूरे ब्रिटिश इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तो उस समय पहला गवर्नर जनरल कौन बना, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो कौन था पहला? तो आप लोग याद रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल हुआ। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार किसे पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी अधिकार दिया गया था? तो इसको ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पीता हूँ, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। तो क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार किसे पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी अधिकार, यानी इसको याद रखिएगा, विशेष विधायी अधिकार दिया गया था, यानी कि एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिया गया था। किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। किसको दिया गया था? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ये पावर दिया गया था कि वो पूरे भारत के लिए, यानी पूरे ब्रिटिश भारत के लिए वो कानून बना सकता था। उसको ये एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिया गया था और ये दिया गया था 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसके द्वारा दिया गया था। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1833 के बाद बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर के कौन से अधिकार समाप्त कर दिया गया था? ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने देखा था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके द्वारा पहली बार भारत में केंद्रीयकरण, यानी कि आपका जो सरकारें जो होती थी, जो लोकल गवर्नमेंट होती थी, पहले क्या था, फ्रेगमेंटेड था। कोई जो है टॉप लेवल पे जो कोई सेंट्रल कमांड नहीं था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक सेंट्रल कमांड बनाने की, केंद्रीयकरण करने की, सेंट्रलाइजेशन करने की टेंडेंसी शुरू की गई थी। और ये जो था एक तरह का कल्मिनेशन था, यानी कि पीक पॉइंट था। यहाँ पर आकर के जो सेंट्रलाइजेशन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा और फिर धीरे 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 डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर था, भले उसके पास लेजिस्लेटिव पावर था, वो भी कानून बना सकता था अपने अपने प्रोविंस के लिए, लेकिन इस एक्ट के द्वारा उनसे ये लेजिस्लेटिव पावर भी जो है क्या किया गया, छीन लिया गया। इसके बाद जो ये सारे पावर किसको दिया गया था? अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि वो लेजिस्लेटिव पावर दिया गया था किसको, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिया गया था किसको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दिया गया था। तो इसमें यही था कि जो उसका विधायी अधिकार था, लेजिस्लेटिव पावर था, उसको छीन लिया गया था। तो ये एक तरह से ये केंद्रीयकरण का जो है ना, क्या कर सकते, कल्मिनेशन था, पीक पॉइंट था। ठीक है, इसके बाद फिर जो है अगले एक्ट में हम लोग देखेंगे कि वहां से फिर डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई थी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा, ओपन कंपटीशन के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति करने का प्रयास किस अधिनियम में किया गया? तो यहाँ पे कीवर्ड है प्रयास किया गया था। अब प्रयास क्यों किया, कहा गया यहाँ पर? इसका कारण ये है कि पहली बार इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था कि अब जो है ओपन कंपटीशन से जो है सिविल सर्विस सेवकों की यहाँ पर भर्ती की जाएगी, सिविल सर्वेंट की भर्ती की जाएगी। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया, क्योंकि यह एक जो है बहुत ही मुनाफे वाले पोस्ट हुआ करता था, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पहले जो है कंपनी को इस तरह के जो नियुक्ति होती उसमें उसको जो है विशेषाधिकार प्राप्त था, वहीं जो है नियुक्ति करने में अपना राय जो है प्रस्तुत करता था। इसीलिए कंपनी ने इसका विरोध किया, जिसके वजह से जो है, माफ कीजिएगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने विरोध किया, जिसके वजह से जो है इसको प्रयास कहा गया। हालांकि ये लागू नहीं हुआ। जाकर के लागू कब हुआ? तो ये आगे जाकर के लागू हुआ, जिसके बारे में हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो खुली प्रतियोगिता
के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति करने का जो प्रयास है वो किस अधिनियम में किया गया था? तो वो किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था। हालांकि ये लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं लागू हुआ? तो मैंने बता दिया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर उसे केवल प्रशासनिक संस्था बनाने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो अभी हम लोगों ने इससे पहले थोड़ा देर पहले ही देखा था कि 1813 के जो चार्टर एक्ट था वहां पे कंपनी का जो मोनोपोली था, जो व्यापारिक मोनोपोली था, व्यापारिक जो एकाधिकार था, उसको खत्म किया गया था। हालांकि चीन के साथ और चाय का व्यापार तो उसका मोनोपोली एकाधिकार बना रहा, लेकिन 1833 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, इसका जो ये ट्रेड करने का जो एक इसको एकाधिकार मिला हुआ था, माफ कीजिएगा, अधिकार मिला हुआ था ट्रेड करने का, ठीक है, जो कॉमर्शियल राइट था उसको क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। अब क्या था कि कंपनी सिर्फ एक यहाँ पर जो प्रशासनिक संस्था बन के रह गई। तो यही क्वेश्चन है कि अंडर व्हिच एक्ट वर द कॉमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिश्ड, मेकिंग इट प्योरली क्या एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया कि सिर्फ आप इसको यहाँ पर प्रशासनिक कार्य को करना था। तो ये 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसी में ये प्रावधान किया गया। अब यहाँ पे कंपनी, यहाँ तक आते आते कंपनी एक व्यापारिक संस्थान होकर के एक प्रशासनिक संस्था के रूप में जो है डेवलप हुआ, क्योंकि इस एक्ट में उससे जो व्यापारिक जो इसकी जो ये अधिकार था उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पहली बार अलग करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? जो गवर्नर जनरल का जो परिषद होता था, काउंसिल होता था, उसमें विधायी यानी कि जो कानून बनाने का काम था और जो कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव कार्य था उसको अलग करने का प्रयास किया गया था। तो ये जो था किया गया था पहली बार आपका जो चार्टर एक्ट 1853 है। चार्टर एक्ट 1853 में जो है इस तरह का प्रावधान था कि जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल हुआ करता था इसको जो है अलग अलग किया गया, विधायी कार्य के लिए अलग और कार्यकारी कार्य के लिए अलग, यानी लेजिस्लेटिव कार्य और आपका जो एग्जीक्यूटिव कार्य था, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कार्य, इसको अलग करने का इसमें प्रावधान किया गया था। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि चार्टर एक्ट 1853 में ये प्रावधान था। ठीक है, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि भारतीय केंद्रीय विधायी परिषद यानी कि इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था, परिषद था, उसका विधायी और एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कानून बनाने और उसको लागू करने का कार्य था, दोनों को अलग अलग किया गया। तो माफ कीजिएगा, तो जो भारतीय केंद्रीय विधायी परिषद था, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्थापना की अगर बात की जाए कि किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो ये था चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा आंसर। इसी अधिनियम में पहली बार जो है इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव की स्थापना करने का भी प्रयास किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह प्रयास किया गया था, वो लागू नहीं हुआ था क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी का, तो उसने विरोध कर दिया था। लेकिन 1853 का ये जो चार्टर एक्ट था इसके द्वारा ये प्रतियोगिता परीक्षा खुली जो प्रतियोगिता परीक्षा था, ओपन कॉम्पिटिटिवनेस था, उसको जो है क्या किया, लागू किया गया। तो यहाँ पर के आकर के जो है फाइनली ये लागू हुआ। तो 18 चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ये जो है एक्ट क्या बोलते हैं, ये प्रणाली जो है प्रतियोगिता प्रणाली ये लागू हुआ था। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति
कि किस अधिनियम के बाद नियुक्त की गई थी। तो मेकाले समिति जो था वो किसके लिए था? सिविल सर्विसेज के लिए था, सिविल सर्वेंट के लिए था। तो ये 1853 का जो अधिनियम था, जो चार्टर एक्ट था 1853, उसी के द्वारा ये किया गया था। और ये कब? 1854 में ये मेकाले कमेटी जो है गठित की गई थी। कब? 1854 में। कभी कोई पूछ भी देता है कि किस ईस्वी में की गई थी, तो आप लोग याद रखिएगा कि 1854 में मेकाले समिति का गठन किया गया था। और किसके लिए था? ये सिविल सर्विसेज के लिए ये समिति गठित की गई थी। तो इसका प्रावधान किसमें था? तो अगेन चार्टर एक्ट 1853 में ही ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, मेकाले कमेटी जो कि सिविल सर्विसेज पर जो है अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए गठित की गई थी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि भारतीय केंद्रीय विधायी परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो जो ये था आपका केंद्रीय विधायी परिषद, उसमें 6 मेंबर अतिरिक्त मेंबर को शामिल किया गया था। और साथ ही साथ उसमें जो है स्थानीय जो लोकल यानी कि प्रोविंशियल आप कह सकते हैं, जो प्रोविंस था वहां से जो है वहां से काउंसलर को जो इसमें नियुक्ति की जानी थी। इसमें जो है 4 जो है ये नियुक्त की गई थी। एक जो है आपको बॉम्बे से किया गया था, एक जो है कोलकाता से, और एक मद्रास से, और एक जो है आगरा से। वहाँ 4 जो है इस तरह से उसमें शामिल किया गया था। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि केंद्रीय विधायी परिषद यानी इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो कि 1853 में एक गठित की गई थी। तो उसमें जो है स्थानीय प्रतिनिधित्व यानी कि जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव का अगर बात की जाए कि किसमें प्रावधान तो 1853 का जो ये चार्टर एक्ट है इसी में ये भी प्रावधान किया गया था। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा, इस पॉइंट को। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार जो स्थानीय प्रतिनिधित्व जो है करने का प्रावधान जो किस अधिनियम में किया गया था, इसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1853 का चार्टर एक्ट में किया गया था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो हम लोगों का ये टोटल आज इतना क्वेश्चन था। 1853 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। 1793 के चार्टर एक्ट से लेकर 1853 तक का जो चार्टर एक्ट है उसमें जितना भी क्वेश्चन पॉसिबल था, जो भी यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है बुक में, वहां से बनाने का प्रयास किया। अगला वीडियो जब हम लोग लेकर के आएंगे अगले क्लास में, तो वहां पर इससे आगे का जो हम लोग देखेंगे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उससे लेकर के आगे का हम लोग जो है क्लास को कंटिन्यू करेंगे। फिर इस तरह से पूरी जो क्लास है आपका चलेगा। और यकीन मानिए कि अगर पूरी सीरीज को आप लोग देखिएगा तो एम लक्ष्मीकांत का लगभग लगभग आप लोग हर एक क्वेश्चन को कर पाइएगा। हम लोग क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अभी समझने की बात चीज़ें नहीं थी, तो हम लोगों ने ज़्यादा टाइम इस पे नहीं दिया। हालांकि आने वाले जो आपका जो क्लास होगा तो उसमें प्रयास यही रहेगा कि जहाँ पर भी कंसेप्ट समझने की बात आएगी वहाँ पर कंसेप्ट को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और ताकि जब भी आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से मिस ना हो। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जीके या करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं या डेली क्विज का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप लोग केवीआर लर्निंग ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, केवीआर लर्निंग ऐप वहां से इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे आप लोग साइन अप करने के बाद ये सब चीज़ें दे सकते हैं, इससे आपका प्रिपरेशन और भी मजबूत होगा। साथ ही kvlearning.com पर भी ये सारे मटेरियल अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।